बीए पार्ट थर्ड सेकेंड की समस्त छात्रों का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम पॉलिटिकल साइंस में फर्स्ट पेपर विश्व के प्रमुख संविधान के अंतर्गत हम ब्रिटेन के संविधान की बात करेंगे। ब्रिटेन के संविधान की बात करने से पहले हम ब्रिटेन के संविधान की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम विशेषताओं के अंतर्गत देखते हैं। तो फर्स्ट इसकी विशेषता है विकसित संविधान। विकसित संविधान का अर्थ है कि यह संविधान एक निश्चित समय पर, निश्चित स्थान पर, निश्चित लोगों के द्वारा नहीं बनाया गया है, वरन यह एक विकास का परिणाम है। जैसे जैसे ब्रिटेन की शासन की व्यवस्था में आवश्यकता पड़ी, उसी के आधार पर वहाँ की संसद ने कानून बनाए और उसको संविधान का अंग बना दिया। इसीलिए इसको विकसित संविधान कहते हैं। दूसरी इसकी विशेषता है अलिखित संविधान। विश्व में केवल एकमात्र ब्रिटेन का संविधान ही अलिखित संविधान है, जिसके अंतर्गत इसका अधिकांश भाग परंपराओं पर आधारित है, अर्थात अलिखित है, और कुछ भाग ऐसा है जो कि लिखित है, जो कि कानून बनाए गए आवश्यकता के अनुसार वो संविधान के अंग बन गए। इसीलिए इसे अलिखित संविधान कहते हैं। तीसरी विशेषता है, नेक्स्ट विशेषता इसकी है एकात्मक संविधान। एकात्मक संविधान का अर्थ है कि शासन की समस्त शक्तियाँ केंद्र की ओर अभिमुख होती हैं, अर्थात केंद्र में निहित है। यहाँ पर शक्ति पृथक्करण नहीं पाया जाता है, वरन समस्त शक्तियाँ केंद्र में निहित हैं। केंद्र के द्वारा जो निर्धारित या निर्देशित शक्तियाँ हैं, उनका ही प्रयोग राज्य और स्थानीय संस्थाएं करती हैं। तो यह एकात्मक शासन व्यवस्था है। नेक्स्ट विशेषता है यह लचीला संविधान है। लचीला संविधान है अर्थात क्योंकि यहाँ संसद सर्वोच्च है, तो अर्थात इसके अंतर्गत क्या है कि आवश्यकता अनुसार आसानी से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। संशोधन के लिए किसी विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती, वरन एक साधारण बहुमत के द्वारा ही संविधान में परिवर्तन कर दिया जाता है। नेक्स्ट विशेषता है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली यानी यहाँ पे संसद सर्वोच्च है। संसद से ही मंत्रिमंडल का निर्माण होता है और मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, और यहाँ पर संसद के द्वारा ही निर्धारित होता है कि मंत्रिमंडल कौन सा कार्य करेगी। नेक्स्ट विशेषता है इसकी संसद की सर्वोच्चता। यहाँ पर जैसे कि अन्य देशों में अगर हम पाते हैं तो वहाँ पर न्यायपालिका सर्वोच्च होती है, और न्यायपालिका संसद के द्वारा जो बनाए गए कानून हैं उनकी वह जांच करती है, वैधता और अवैधता की जांच करती है। लेकिन यहाँ पर संसद के द्वारा जो कानून बनाए दिए गए तो उसे कहीं पर भी आप चुनौती नहीं दे सकते, क्योंकि संसद स्वयं ही उन कानूनों का निर्माण करती है। संसद ही जो आदेश बना दिए, निर्धारित कर दिए, जो उन्होंने निर्णय ले लिया, उसके विरुद्ध कोई भी कहीं पर भी अपील नहीं की जा सकती। नेक्स्ट विशेषता है मिश्रित संविधान। मिश्रित संविधान का अर्थ है कि यहाँ पर एक से अधिक शासन व्यवस्थाएं हैं। एक से अधिक शासन व्यवस्थाओं का अर्थ है यहाँ पर 3 शासन व्यवस्थाएं पाई जाती हैं, जैसे कि राजतंत्र। राजतंत्र का मतलब है कि यहाँ पर समस्त शक्तियाँ राजा में निहित हैं, राजा के द्वारा ही राजा के निर्देशों के आधार पर ही यहाँ पर शासन व्यवस्था की जाती है। राजा ही अध्यक्ष हैं यहाँ पर। और दूसरी शासन व्यवस्था है कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र का अर्थ है कि यहाँ पर कुलीन वर्ग का ही शासन किया जाता है। संसद के जैसे कि जिस प्रकार 2 सदन है, एक तो है लॉर्ड सभा और दूसरा है लोक सदन। तो लॉर्ड सभा जो है वहाँ पर कुलीन वर्ग का प्रतिनिधित्व पाया जाता है, जो कि उनका निर्धारण रहता है, निर्धारित रहते हैं, और उनका ही वर्चस्व पाया जाता है। वे ही अपने योग्यता के आधार, कुलीन वर्ग के आधार पर ही वह अपनी सदस्यता को ग्रहण करते हैं। तीसरे इसमें शासन व्यवस्था है प्रजातंत्र। प्रजातंत्र का अर्थ है कि यहाँ पर लोक सदन जो है वहाँ पर जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, और मंत्रिमंडल लोक सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं तो यहाँ पर राजतंत्र राजा, कुलीन तंत्र लॉर्ड सभा जिसमें धनाढ़ वर्गों का प्रतिनिधित्व होता है। तीसरा इसमें प्रजातंत्र है जिसमें कि लोक सदन है, जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि इसमें होते हैं, और मंत्रिमंडल लोक सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट इसमें विशेषता है सिद्धांत और व्यवहार में अंतर।
सिद्धांत और व्यवहार में अंतर है, अर्थात यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एकात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है, लेकिन बात यह है कि हम व्यवहार में इसमें यहाँ पर किस प्रकार की शासन व्यवस्था पाई जाती है। तो पहली बात हम देखते हैं सिद्धांत और व्यवहार में अंतर। तो पहला आधार है कि सैद्धांतिक रूप से तो यहाँ पर राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है, जहाँ पर कि राजा के निर्देशों के आधार पर ही कार्य किया जाता है, शासन किया जाता है, निर्णय लिए जाते हैं। लेकिन व्यवहार में अगर हम देखते हैं तो राजा केवल एक मोहर मात्र है, यानी वह एक स्टैम्प है, बाकी सारा समस्त कार्य जो है जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही करते हैं। अर्थात व्यवहार में वहाँ पर लोकतंत्र पाया जाता है और सैद्धांतिक रूप से वहाँ पर राजतंत्र पाया जाता है। दूसरा जो आधार है जिसमें अंतर पाया जाता है सैद्धांतिक और व्यवहार में, वह है संसद की सर्वोच्चता। यदि हम बात करते हैं जो अभी विशेषताओं के अंतर्गत हम पहले पूर्व जो एक पॉइंट में हमने देखा था कि वहाँ पर संसद की सर्वोच्चता पाई जाती है, यानी संसद ही सर्वोच्च है। संसद ही डिसीजन लेगा कि किस प्रकार मंत्रिमंडल जो कार्य कर रहा है वह उसके निर्देशों के आधार पर, उसके द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उनके आधार पर वह कार्य कर रहे हैं या नहीं। लेकिन सैद्धांतिक रूप से तो संसद सर्वोच्च है, लेकिन वास्तव में यहाँ पर व्यवहार में यदि हम बात करते हैं तो मंत्रिमंडल सर्वोच्च है। मंत्रिमंडल जो निर्णय ले लेता है, जो निश्चित कर लेता है, नियम बनाता है, उसे संसद को अपनी स्वीकृति देनी ही आवश्यक होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं तो सैद्धांतिक रूप से तो संसद सर्वोच्च है, लेकिन व्यवहार में मंत्रिमंडल सर्वोच्च है। तीसरा आधार इसमें मानते हैं हम कि हमने पहले पॉइंट में पढ़ा कि एकात्मक संविधान पाया जाता है, यानी एकात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। केंद्र की ओर समस्त शक्तियाँ निहित होती हैं, केंद्र की ओर अभिमुख होती हैं। लेकिन बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पर शक्तियों का विकेंद्रीकरण पाया जाता है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण किस प्रकार से कि यहाँ पर जो स्थानीय संस्थाएं हैं वहाँ पर स्वशासन पाया जाता है, वहाँ पर स्वयं जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही निर्णय लेते हैं और वह ही ये निश्चित करते हैं कि उनके लिए किन कानूनों की, किन व्यवस्थाओं की आवश्यकता है, उसी के आधार पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट विशेषता है विधि का शासन। विधि का शासन का अर्थ ये है कि यहाँ पर कानून सर्वोच्च है, क्योंकि यहाँ पर संविधान लिखित नहीं है, निर्मित नहीं है, और इस प्रकार जो संसद के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं वही सर्वोच्च हैं और उनके द्वारा ही शासन किया जाता है। यहाँ पर कानूनों को किसी प्रकार से अगर हम बात करें तो विधि का शासन से अलग से एक चैप्टर है जिसके अंतर्गत हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसका मतलब है कि कानून जो है सर्वोच्च है, कानून के द्वारा कानून के अधीन सभी व्यक्ति आते हैं, सभी समान हैं। तो इस प्रकार कोई भी कानून से परे नहीं है, यानी यहाँ तक कि राजा भी इसके अंतर्गत आता है। अब हम देखते हैं, ये तो हमने बड़े विशेषताएं। अब हम देखते बात हमारे पास आती है कि ब्रिटिश संविधान के स्रोत क्या हैं, कि ये संविधान का निर्माण कैसे हुआ, मतलब विकास कैसे हुआ। तो हम ब्रिटिश संविधान के स्रोत की बात करते हैं तो स्रोत दो प्रकार के हैं, एक तो है लिखित और दूसरे हैं अलिखित। लिखित स्रोत में आते हैं अधिकार पत्र, संसद द्वारा पारित विधेयक, न्यायिक निर्णय, टीकाएं आदि। और अलिखित जो स्रोत हैं उसके अंतर्गत आते हैं सामान्य विधि और संवैधानिक परंपराएं, जो कि समय के अनुसार चली आ रही हैं और वो संविधान का अंग बन गई है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि लिखित और अलिखित संविधान के जो स्रोत हैं वो क्या क्या है। तो पहला है अधिकार पत्र, जो कि एक लिखित स्रोत के रूप में माना जाता है। तो सबसे पहला जो इसमें लिखित अधिकार पत्र है वो है मैग्ना कार्टा, जो कि 1215 में है, जिसको महान अधिकार पत्र भी कहा जाता है। इसमें जनता को ये अधिकार दिए गए थे और इस प्रकार 1215 में मैग्ना कार्टा का अधिनियम लाया गया। दूसरा था पिटीशन ऑफ राइट्स, यानी याचिका अधिकार पत्र। इसमें ये 1628 में लाया गया था। इसके अंतर्गत है याचिका, यानी उनको जो मांग की गई है उनको वो अधिकार दिए जाएं। फिर है बिल ऑफ राइट्स, जो कि 1689 में किया गया, और ये बिल ऑफ राइट्स जो अधिकार पत्र है। तीसरा है नेक्स्ट है इसमें 1701 का सेटलमेंट एक्ट, जो कि उत्तराधिकार अधिनियम के
उत्तराधिकार अधिनियम भी कहलाता है। उत्तराधिकार अधिनियम क्या है कि यह जब रानी अन्य के कोई संतान नहीं थी तो यहाँ पर पहले तो डिसीजन राजा ही लेता था कि कौन उसका उत्तराधिकारी होगा, लेकिन इस एक्ट के द्वारा संसद ने एक एक्ट पास किया जिसको उत्तराधिकार अधिनियम या सेटलमेंट एक्ट कहा जाता है। इसके द्वारा संसद ने अपने पास ये अधिकार रख लिया कि यदि किसी राजा या रानी के कोई संतान नहीं है तो उस गद्दी पर उसका उत्तराधिकारी कौन होगा, इसका निर्णय संसद ही करेगी। फिर आते हैं इसके अंतर्गत संसदीय अधिनियम जो 1911 और 1949 में आए। तो ये आपको जीके के द्वारा के कारण भी जीके के आधार पर भी ये आपके इम्पॉर्टेंट है कि मैग्ना कार्टा कब आया, पेटिशन ऑफ राइट्स क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको जीके में भी बहुत उपयोगी होंगी। दूसरा था संसद द्वारा पारित अधिनियम। ये क्या है? ये अधिनियम सरकार के अधिकार तथा शक्तियाँ निश्चित करते हैं, यानी इसके द्वारा सरकार को ये अधिकार दिए गए हैं कि वो किन किन अधिकारों का प्रयोग कर सकता है, किन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, इसके द्वारा ही निश्चित किए गए हैं। फिर आते हैं न्यायिक निर्णय। न्यायिक निर्णय न्यायाधीशों द्वारा जो संविधान की व्याख्या की गई है वो भी संविधान के अंग बन गए। नेक्स्ट है ब्रिटिश संविधान की टीकाएँ। टीकाएँ जो कि कानून पर लिखी गई हैं, ये शॉर्ट होती हैं और ये भी संविधान के अंग हैं। नेक्स्ट है सामान्य विधि। सामान्य विधि क्या है? ये उन वैधानिक नियमों से तात्पर्य है सामान्य विधि का जो संसद के प्रयत्नों के बिना ही उत्पन्न हो गए और समय के साथ देश में मान्यता प्राप्त कर ली और वे शासन के अनिवार्य अंग बन गए। अर्थात इसमें संसद ने कोई प्रयत्न नहीं किया, ये अपने आप ही बन गया, समय के साथ ही इन्हें मान्यता प्राप्त हो गई क्योंकि इसका पालन आसानी से किया गया और शासन के लिए ये उपयोगी होने लगे। फिर आती हैं परंपराएं। ये अलिखित हैं, सामान्य विधि भी अलिखित है और परंपराएं भी अलिखित हैं। जब सम्राट मंत्रिमंडल की बैठक की, ये इस प्रकार कुछ ऐसी परंपराएं भी उत्पन्न हो गई जो कि समय के साथ आवश्यकता थी, उसके आधार पर ही उन्होंने उसको शासन का अंग बना लिया। कई बार जैसे कि हम देखें हैनोवर काल में जब रानी के कोई भी संतान नहीं थी तो उस समय संसद ने ये निश्चित किया कि उस यहाँ पर एक हैनोवर की एक जो ऐसा राजा बनेगा जिसको कि इंग्लिश नहीं आती, ऐसा उसको गद्दी पर बैठाया गया। तो वहीं से जब उसको अंग्रेज़ी नहीं आती थी तो उस राजा को सम्राट को उन्होंने, अभी तक मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता राजा करता था, लेकिन जब उसको इंग्लिश नहीं आती थी तो इसलिए मंत्रिमंडल की बैठक भी राजा नहीं करता। तो इस प्रकार ये एक परंपरा बन गई कि सम्राट जो है मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा। इसी प्रकार वहाँ पर पहले तो राजा ही नियुक्त करता था प्रधानमंत्री, लेकिन ये परंपरा बन गई कि जो कॉमन सभा में बहुमत दल का जो नेता होगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। इसी प्रकार कॉमन सभा का जो अध्यक्ष है अपने चुनाव के बाद राजनीति से अवकाश ले लेगा, अर्थात वो जो कॉमन सभा का जो अध्यक्ष बनेगा वह राजनीतिक गतिविधियों में किसी भी प्रकार से भाग नहीं लेगा। तो यहाँ पर ये भी परंपराएं बन गई। तो ये सभी थे कि वो ब्रिटिश संविधान के स्रोत पाए जाते हैं और इसी के आधार पर इस संविधान का विकास हुआ और ये अंग बन गए। ये आपको वीडियो कैसा लगा आप इसको सब्सक्राइब करें।